अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आमद है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, एक बड़ी ताकत का पावर शो करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जलसे किए, अब वो मुजफ्फराबाद आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारी इस लिहाज से भी है कि जलसे के इंतजामात भी उन्हें करने हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मंशूर दिया गया था ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर के हवाले से, उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है। इस वक्त जलसे की तैयारियां भी अरूज पर हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा अहम जलसा होगा इमरान खान साहब का, और साथ ही साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। क्या सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके जलसा किया जाएगा, या इमरान खान साहब जैसे कि बाकी जलसे कर चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर, एक पॉपुलैरिटी के उस स्टेज पर हैं कि उन्होंने जहाँ भी जलसे किए, बड़े जलसे किए हैं, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उनको ऐसा ही रिस्पांस मिल सकता है। इस वक्त आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब। और आज का इंटरव्यू थोड़ा सा प्रोग्राम मुख्तलिफ भी है। मुख्तलिफ इस लिहाज से कि हम जब मुजफ्फराबाद में पहुँचे तो सरदार तनवीर इलियास साहब तैयारियों का जायज़ा लेने निकले हुए हैं, जलसे की तैयारियों का, कारकुनों से मिलने, कॉर्नर्स मीटिंग, और रात के इस पिछले पैर मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुजफ्फराबाद के नवा में, पहाड़ी इलाकों में जो खासे ऊंचे भी हैं, दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जलसे की दावत दे रहे हैं। इस मौका का फ़ायदा उठा के उनसे सियासत की बात भी होगी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बात भी होगी, और आज़ाद कश्मीर को जो चैलेंजेस हैं उसकी भी बात करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ास तौर पर रात के इस पिछले पैर आप तरक्याती मनसूबों का भी ऐलान कर रहे हैं, जायज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम भी खान साहब का जलसे के लिए, या रूटीन में भी आप ऐसे ही निकलते हैं? इसमें देखें, दो चीज़ें। जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारे दो भाई जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब, मेरे साथ थे। हमने मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर टाइम गुजारा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हमने टोटल मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 सीटें हैं असम्बली की, कानून साज असम्बली की। हमने कुछ सीटें लूज़ की यहाँ पे, और वो उस वक्त के हालात में लूज़ होने की कुछ ऐसे मरक़ात थे। लेकिन आप ने देखा कि एक हल्का यहाँ पे हमारा लचराट है, उसमें हमने 24,000 वोट लिए। जो हमारा कैंडिडेट था उसने 24,000 वोट लिया। ठीक। दूसरा जो यहाँ हल्का है हमारा साथ, जिसको हमने क्रॉस किया था हमने थोड़ी देर पहले, ये हल्का है कोटला। इसमें हमारा 22,000 प्लस वोट है, 22,500 या 700 वोट है हमारे कैंडिडेट ने लिया। इसमें यह है कि जो अगले दो नीलम के हल्के थे, उसमें भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिस्पांस, बहुत ट्रिमेंडस रिस्पांस था। एक हमारी सीट है हमारे जनरल सेक्रेटरी की, जो हमारे कॉन्वाय में शामिल है पीछे, वो भी खावड़ा का हल्का जो क्वाला से शुरू होता है और मुजफ्फराबाद की तरफ आता है, उसमें भी हमारा 15,000 से ऊपर का वोट हमारा वहाँ पे है, और बड़े डेडिकेटेड लोग हैं, खान साहब के चाहने वाले लोग। ठीक है। तो आज बाहर मैं जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका तो बिल्कुल मैं गैर एलानिया तौर पे विजिट किया करता हूँ। ऐसे ही रात को निकलते हैं? रात हो दिन को मैं सरप्राइज विजिट करता हूँ, उसमें नॉर्मली मैं नहीं बताता। ठीक है। और मैं सरप्राइज विजिट इसलिए करता हूँ, अभी मैं 3 दिन पहले मैं जो छुट्टी उस दिन जो था 40वां भी था, चेलम था हज़रत इमाम हुसैन का, लेकिन उसके बावजूद मैं जो मदीना मार्केट है मुजफ्फराबाद की बड़ी मशहूर मार्केट है, उसमें बगैर एलानिया मैं मदीना मार्केट में पहुंचा, चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत लोग हैं, और वो अचानक चूँकि बगैर ऐलान के वो बहुत अरसे से मुझे दावतें दे रहे थे, तो उनके लिए एक सरप्राइज भी था। मैं उनकी तैयारियां देखना चाह रहा था। इसी तरह आज जो हमने जो चंद जगह जो अपने इन 2 हल्के लचराट है, और ये चूँकि वो ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि चंद घंटों में हमारे 2 घंटे के नोटिस के ऊपर ये वहाँ पे कई हज़ार, आप 5 से 8 हज़ार लोगों को आप मुजफ्फराबाद शहर में देखते हैं इन 2 हल्कों के, चूँकि ये मुलिका है कैपिटल के साथ। विदिन 2 आवर्स ये लोग पहुंच जाते हैं। जो मुजफ्फराबाद शहर की सीट है वो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट है, वो हमारे पास है। तो ये हल्के मुलिका है और इसमें पॉपुलैरिटी बहुत है। इन हल्कों के अंदर तरक्याती काम वो नहीं हो सके जो इन लोगों की, मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरियात थी, जो इनका हक बनता था। इन हल्कों में जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है।
ठीक है। और हाइडल जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चूँकि रिवर्स हैं और इन रिवर्स के ऊपर कुदरत की तरफ से चूँकि मुजफ्फराबाद डिवीजन में जो हमें पानी की फैसिलिटी है, यहाँ बड़े दरिया है और ये वो दरिया है कि जो पूरा साल बहते हैं और इसमें कुदरती चश्मे भी हैं। आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में कुदरती चश्मे भी आपको मिलेंगे और फिर बर्फ़ का भी बहुत बड़ा पानी जो है, बर्फ़ मेल्ट होती रहती है। अब इस सीज़न से आगे जो बर्फ़ होती है उसका ग्लेशियर मेल्ट होना रुक जाता है। उसमें चूँकि नई स्नोफॉल हमारी यहाँ पे कुछ ऊपर के एरियाज में पिछले दिनों 1 हफ्ता पहले हो भी चुकी है। ठीक। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये था कि अपने कारकुनों के साथ जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंगें की। अभी कुछ आपने देखा कि उनका जो जोश और जज्बा था वो अच्छा दीदनी था और ये बड़ी तादाद में आप देखेंगे कि मुजफ्फराबाद के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम, पंजाब की तरह, कराची की तरह, इस्लामाबाद की तरह जलसा होगा। हमें जो यहाँ पे जो लिमिटेशन आ रही हैं वो है ग्राउंड की। अच्छा, आप यकीन माने कि मैं इतने लोगों के साथ इस पे मशावरत की कि ये जो लोग जितना बाहर आना चाहते हैं और जितना ये लोग आएंगे कि हम क्यों ना मुजफ्फराबाद का जो एयरपोर्ट है उसकी रनवे के ऊपर करें। यूनिवर्सिटी ग्राउंड आपको कम लगता है? यूनिवर्सिटी ग्राउंड हमें कम लगता है, स्टेडियम हमें कम लगता है, ये लोग उससे बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे। रनवे के हवाले से हमारा ये है कि वो मुजफ्फराबाद सिटी से 10 किलोमीटर बाहर है और जो रनवे की तरफ हमारी जो सड़कें जाती हैं वो इतनी वाइड नहीं है। लोगों का ये ख्याल है कि लोग चौक हो जाएंगी सड़कें, तो शायद रनवे के ऊपर इतने लोग, चूँकि मेरा ये ख्याल था कि ये साथ जलसा हो कि जो तारीख चेंज करे। सरदार साहब, बाज़ आपके मुखालफिन कहते हैं कि इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपनी PTI की उसको बचाने आ रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात की तैयारी है। बलदियाती इंतखाबात के लिए आप की तैयारी इतनी नहीं है कि इमरान खान साहब को आना पड़े? देखिए, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरह डिलीवर कर रही है और लोगों की हमारे साथ उम्मीदें वाबस्ता थी, तो वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे अंदाज से ऐसा तरीके से निभा रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन यकीनी तौर पे अगेन PTI एक बहुत बड़ा अपसेट देगी और दूसरी पार्टियां जो हैं, हम सब कौमी पार्टियों के लिए ये एनेबलिंग हम करना चाहते हैं कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा लें और कहीं से उनके अगर कोई लोग इलेक्ट होते हैं तो ज़रूर हों। मैं उस पर चूँकि जमहूरियत के अंदर ये सारा होता है कि हुकूमती बेंच होती है और दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी बैठना होता है, तो ये लाजम और मलजूम तो आज़ादाना होंगे इलेक्शन, टोटल आज़ादाना होंगे। इमरान खान साहब का जो यहाँ आना है, जैसे मैंने कहा कि वो चूँकि आई नहीं, हमारी जब गवर्नमेंट आई है तो अब तकरीबन इस गवर्नमेंट को साल हो गया है, 5 महीने मुझे हो गए, उससे पहले सरदार अब्दुल कय्यूम न्याजी साहब थे। तो इमरान खान साहब यहाँ नहीं आए थे, वो ना बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आ रहे हैं ना अपनी हुकूमत को बचाने आ रहे हैं। हुकूमत को खतरा नहीं है? कोई हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। कोई कोशिशें हो रही हैं? देखिए, ये इस वक्त पिछले 1 हफ्ते से ऐसी विस्परिंग हो रही है, लेकिन चूँकि जो जितने सियासी तजिया नगार हैं वो भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तमाम अपोजिशन मिल जाए और वो फिर हमारे मेम्बरान को किसी ग्रुप की शक्ल में जो वो बातें कर रहे हैं कि हम फारवर्ड ब्लॉक बनवाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये फारवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी आदमी टूटने को तैयार है। लेकिन अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है कि जी हम इसको करेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन से राय फरार चाहता है। वो ब्लैकमेलिंग इसलिए कर रहा है कि बलदियाती इलेक्शन के लिए वो तैयार नहीं है, तो ये इसके पीछे वो ये चाहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन मुलतवी हों। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि 32 साल बाद यहाँ आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो खान साहब की ही पॉलिसी है कि खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि पावर को जो है वो सेंट्रलाइज न करें, उसको लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोकल बॉडीज़ को मुंतकिल करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही है कि मुल्क के बहुत सारी जगहों पे आपने देखा कि जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और स्पेशली हालिया पंजाब में हमारी हुकूमत का वापस आ जाना, इन ज़िमनी इलेक्शन में लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा अतमाद का इज़हार करना, ये वो नवीद है और ये डायरेक्शन है और ये किरण है कि आगे आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े हैवी मैंडेट के साथ आएगी। ये खूबसूरत वादियाँ, यहाँ के खूबसूरत नौजवान हमने देखा मायूस से नज़र आते हैं अपने कैरियर के हवाले से, ख़ास तौर पे डिग्रियाँ उनके हाथ में, लेकिन जिनसे हमने बात की वो कहते हैं हम डिग्रियों को लेके कहाँ जाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, एक तो ये कि पहले भी हमारा यहाँ से जो ब्रेन था वो ड्रेन हो रहा था कि बच्चे मिडल ईस्ट में, यूरोप में, फार ईस्ट में हमारे जा रहे थे।
इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो इतनी मतलब है कि हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद उनको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट किस पोजीशन में नहीं है कि कुछ उनको ऑफ़र कर सके, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कैसे जॉब ऑफ़र कर सकती है, ये तो अमेरिका की हुकूमत भी हो। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे आने के बाद यंग जो डॉक्टर्स थे, जो अडाक थे, एक तूफान आए रोज़ उनकी हड़तालें थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो बेटे और बेटियाँ जो ग्रेजुएट होके आए वो एक्सपेक्ट करते कि जी हमें अडाक लगाया हो, हमें परमानेंट कर। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में अडाक मुलाजम इस वक्त हज़ारों की तादाद में, जिनको अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंसानियत के लेवल पे उनकी तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं यार जो भी है ये अडाक लगे थे, ये इस रियासत के रहने वाले, ये कहाँ जाए? इन्होंने ज़ाहिर है किसी की तरफ से जाना है तो कोई हुकूमत की तरफ ही जा सकता है, हुकूमत ही उनको आप कोई फैसिलिटेशन, हुकूमत ने क्या करना होता है, प्राइवेट सेक्टर की एनेबलिंग करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जंगलात में जो बेलदार थे, आईटी के अंदर जो बच्चे हैं, ये जो हमारे को मल्लमीन थे जो नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो फ्री में पढ़ा रहे थे, और उनमें से कुछ लोगों को जब मैं मिला तो उनके बाल बिल्कुल कंप्लीट सफ़ेद हो चुके हैं। उन्होंने भी मुझे दवाई दी, उन्होंने कहा जी कि हम हाथ जोड़ के आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप हमें तो नहीं कुछ दे सके, लेकिन जो लोग हैं पीछे उनको आप परमानेंट करें। और परमानेंट से मुराद ये है कि उनको परमानेंट होंगे तो उनको वो चूँकि कच्चे लगे हुए तो उनको सैलरीज मिले। अब उनको आप अंदाज़ा लगाइए कि मल्लमीन ये कुरान जो हैं, वो जो कुरान पाक का दर्स देते हैं, वो हमने अभी कितने ग्रेड में हमने पक्के किए? ग्रेड 1 में। जो इस वक्त नायब कासिद का ग्रेड भी नहीं है, किसी मुलाजम का ग्रेड नहीं है 1, हमने कुरान पढ़ाने वालों को ग्रेड 1 में, चूँकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो उसमें ये है। और ये बुनियादी तौर पे इस वक्त एक बड़ी तादाद में आईटी के अंदर बच्चे बचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास देखें, टूरिज़्म के हवाले से हमें डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री हमारे पास जो थी वो बंद हो चुकी है। मीरपुर में 203 इंडस्ट्रियल यूनिट थे, 32 रह गए हैं जो ऑपरेशनल है। भिम्बर में 82 थे, उसमें से 15 रह गए। हमारे मुजफ्फराबाद में और पुंछ डिवीजन में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे पास कुछ इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ जगह हैं, कोटली में भी हमारे पास जगह है। अब मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि एक तो हम ड्रास्ट जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इन जगहों को ज़मीन जो फर्दर ख़रीदनी है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अगले महीने की हमारे पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, तो इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे सरदार साहब? अब इंडस्ट्री के लिए देखें, मैं प्राइवेट सेक्टर को इनेबल कर रहे हैं। हमारा ये है कि इस वक्त भी हम जो IT सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाना चाह रहे थे, IT सॉफ्टवेयर पार्क्स में हमने इनक्यूबेशन जो शुरू की कि अपने बच्चे और बच्चियों को हम ट्रेन करवाएं, उस हवाले से हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। जो आज़ाद कश्मीर के साहिब सरवत हैं, उन साहिब सरवत लोगों ने इस वक्त हमारे 3-4 जो हमारे इनक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहे हैं, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, बाग और रावलाकोट में, ये इनका ये कर रहे हैं हम कि वो प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर कर रहे हैं। आज का सफ़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब के हमरा उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के जलसे का क्या इम्पेक्ट होगा, और ख़ास तौर पे इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसने आवाम से जो वादे किए, जो मंशूर दिया, उस पर अमल दरामद कितना हुआ है। सरदार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, आपकी हुकूमत कोऑपरेशन में है, उनके रहना चाहेगी? देखें, मैंने जो कहा कि जो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और PMLN की हुकूमत आई, तो वो तो ज़्यादती थी कि चूँकि मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था तो वो ज़्यादती करके आए। अब ये है कि जब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब वहाँ पे थी, वफाक में, पंजाब में और दूसरी जगहों पे KP और GB के अंदर, तो आज़ाद कश्मीर में PMLN की हुकूमत थी। इमरान खान साहब ने एक दिन भी या एक लम्हा के लिए भी किसी को न इजाज़त दी, न किसी को करने दिया कि यहाँ PMLN की हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जाए या किसी हवाले से उसको तंग किया जाए या उनके लिए परेशानियाँ क्रिएट की जाए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चूँकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ सलूक किया जा रहा है, मैं उसको सरासर मैं नाइंसाफ़ी पर मबनी और इतना इर्रेलेवेंट और इतना अननेसेसरी समझता हूँ कि जिसका वो इमरान खान साहब के ही तरीक़ाकार को अडाप्ट कर लेते हैं कि उनके अंदर जो टॉलरेंस है, जो स्पोर्ट्समैन की एक होती है,
वो जो उसका स्पोर्ट्समैनशिप का आपको मुजाहरा करना होता है कि खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, सियासत में भी हार होती है, जीत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इस वक्त फाइनेंशली बहुत बड़े मसाइल से दो चार है, इसलिए कि वफाकी गवर्नमेंट ने हमें 15 अरब से ऊपर पे करने थे, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को पेंशन के लिए, लोगों को हार्डशिप के अलाउंस के हवाले से, लोगों की इंक्रीमेंट्स के हवाले से बहुत सारे दबाव का सामना है और मुश्किलात भी है। लेकिन इसके साथ जो अहमियत की अमीर चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए उन्होंने 500 अरब का एक पैकेज दिया था, जिसका 300 अरब का एक पैकेज उन्होंने दिया था गलगित के लिए, 370 अरब का, और 500 अरब का जो पैकेज था वो था आज़ाद कश्मीर के लिए। अब उसका ये था कि 100 अरब का जो पहला हमारा PC1 था हमने बना के तो वफाक में प्लानिंग कमीशन जो है वहाँ पे जमा करवाया, अब उसको टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया गया। सरदार साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिशें हो रही हैं, लेकिन कुछ इतलात हैं कि आप भी अपने मुखालफिन के बंदे तोड़ रहे हैं। देखें, उसमें मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब आया, मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये बात की। मैंने कहा जी देखें, आपके जो जायज़ काम होंगे मैं वो नहीं रोकूंगा, ठीक है। आप इस हाउस के ऐसा हैं, हम ट्रेजरी बेंचों पे हैं, आप अपोजिशन में हैं, और ये चूँकि इस सियासत के अंदर ऐवान इक़्तिदार में ये चूँकि दोनों चीज़ें होती हैं कि आप कभी हुकूमत में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं। तो जो अपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं उनमें कई फार्मर ओहदेदारान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, या किसी हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। तो मतलब उसके अंदर लोग जो हैं वो सियासी तौर पे उनका एक अपना बैकग्राउंड है, वो मौजूद है, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक की। और मैं यकीन जानिए कि मैंने हर एक को फ्लोर पे या बाहर कई दफ़ा प्रेस क्लबों में, आम जगहों पे कई दफ़ा हमने ऐसी गैदरिंग्स भी होती हैं कि जिसमें अपोजिशन के लोग भी उस जगह पे, अगर कोई सहाफ़ती तंजीमें हैं या कोई और जगह पे, वो भी एड्रेस करते हैं, या कश्मीर के हवाले से कोई डे है उसमें भी अपोजिशन और हम इकट्ठे बैठते हैं। हमारा वफाक के साथ भी जो कमरजमान कायरा साहब हैं उनके साथ भी हमारी जब मीटिंग्स हुई तो उसमें भी अपोजिशन और हुकूमत के लोग थे। सरदार तनवीर याद साहब, एक बड़ा मसला आजकल आपको दरपेश है, वफाकी हुकूमत ने ACS लगा दी है, आप उस सरकारी अफसर को लेना नहीं चाहते, मामला कैसे सुलझेगा? देखें, जो ACSD की पोस्ट है ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, जी, ये हमेशा से कोई वफाकी पोस्ट नहीं थी। ये बहुत दफ़ा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का अफसर भी इसके अंदर होता है। इसमें यह है कि पिछले दिनों जब यहाँ पे जो ACSD थे वो जो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो पंजाब के अंदर चूँकि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया था, तो उनके हवाले से जब हमारे पास ये खबर आई कि उनको वफाक में उनकी खिदमत ट्रांसफ़र की जा रही हैं, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये लेटर लिखा कि जी आप इस तरह करें कि मेरे साथ मुझे मीटिंग का टाइम दें, और हमारे जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके इंटर प्रोविंशियल हम तबादलों के ऊपर बात करें। और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी आज़ाद कश्मीर के अंदर रस्ते खोले जाएँ ताकि यहाँ के ऑफिसर वहाँ जाएं। वहाँ के बलूचिस्तान के बहुत कम अफसर आए होंगे आज़ाद कश्मीर में, सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, KP से आते हैं, GB से या बलूचिस्तान से बहुत कम आए होंगे। लेकिन मेरा ये था कि उनको भी मौका मिलेगा। देखिए, जब ऑफिसर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसमें हारमोनी बढ़ती है, दोस्तियाँ होती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा बॉन्ड बनता है। मैंने बल्कि उनको ये भी लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि जी इसमें यह भी हो सकता है कि हम ऑफिसर को कुछ इंसेंटिव भी दें, कि कुछ उनको प्रमोशंस दे के कि एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उनको प्रमोशन, आज़ाद कश्मीर के अफसरों को वहाँ भेजा जा सकता है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर में भी बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स मौजूद हैं, मतलब बड़े मायानाज किस्म के, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, पुलिस सर्विस के, सेक्रेटरीट सर्विस के, लॉ में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं कि आप इन ऑफिसर्स को देख के तो लेकिन क्यों लगा रही है फेडरल गवर्नमेंट? देखें, ACSD की मैंने उनको ये कहा कि ये पोस्ट माजी में भी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास रही है, इसको आप यहाँ पे रहने दें, जो कि हमारे पास ग्रेड 22 के 4-5 ऑफिसर हैं जो बड़े तकड़े किस्म के अफसर हैं, ठीक है, और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं।
हर तरह का काम मतलब है जो एक सर्विसेज के दौरान वो डिवीज़न कमांड कर चुके हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कमांड कर चुके हैं। कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि 6-6, 8-8 अजला, बाद आज़ाद कश्मीर के अजला बड़े मुश्किल अजला हैं, उनको रूल करना, उनको कमांड करना, लोगों की डिमांडें, रिक्वायरमेंट्स और उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा करना। तो ऐसे ऑफिसर जो आपके पास इस वक्त मौजूद है जो बहुत तकड़े, इससे पहले भी चंद हमारे ऑफिसर ऐसे रहे कि जिनका आज भी लोग जिक्र करते हैं, लोग किताबों में उनके हवाला जात देते हैं। इस वक्त जो मौजूदा हमारे लोग हैं उनकी भी ये पोजीशन है कि वो लोग इतने स्ट्रांग हैं। अब मैंने उनको ये कहा कि इस वक्त आप ACSD चूँकि हमारे पास सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट्स मौजूद है तो वो डीमोरलाइज होंगे। अब कल शाम को उन्होंने ये किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक 19 ग्रेड का एक ऑफिसर उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे जो ACSD होगा जो। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जब 4-5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के लोग हैं, एक पुलिस का 22 का है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 4-5 हैं। इसके बाद एक हमारे पास सेक्रेटेरिएट के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऑफिसर, वो भी 22 में, वो पहले 4 साल इसी पोस्ट के ऊपर काम भी कर चुके हैं एज ACSD। इसके बाद आपके पास कुछ 2 दर्जन के करीब होंगे जो ग्रेड 21 के हैं। इस वक्त आपके पास जो ग्रेड 20 है उसके शायद कोई इस वक्त 100 के करीब लोग हैं जो ग्रेड 20 के ऑफिसर थे। अब ये सारे ऑफिसर होने के बाद आप कहें जी कि वो हम वहाँ से भेज रहे हैं, वो डायरेक्टर लेवल की, जैसे डायरेक्टर लेवल की या डिप्टी कमिश्नर लेवल की पोस्ट नहीं। हमने उनको ये कहा है कि हमने कल जो उनको मैसेज कन्वे किया कि इस ऑफिसर को आप ना भेजें, हम उसको ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। अब ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे? ज्वाइनिंग नहीं हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ये लड़ाई खत्म फिर सरदार साहब कैसे? यस, उनको अपना ऑफिसर वापस लेना होगा। ठीक है, हमारे पास वो आता है, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान, ये जो रियासत है ना, ये पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान की बुनियादी ईंट है। वो ऑफिसर जरूर आए, कोई भी ऑफिसर आए यहाँ के काम करे, वो अपने ग्रेड के हिसाब से लगेगा। वो जो 19 वाला आ रहा है उसको हम 19 की पोस्ट ठीक है। सरदार साहब जो आपका स्टांस 22 की पोस्ट नहीं लगाया जाता। ठीक है, जो आपका स्टांस है, यहाँ की पीपल्स पार्टी, यहाँ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन लीडर आपके असेंबली के अंदर, इस स्टांस को वो भी समझते हैं आपके साथ? मेरा अपना ज्यादा ख्याल है, चूंकि ये रात को ये चीज हुई, मेरी अपनी जो राय है कि इसको कोई भी लीडरशिप मेरे अपने नज़दीक, ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसको अप्रिशिएट करेगी जो यहाँ की है, न PMLN की करेगी। मेरा अपना ये गमान है उनसे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि ये ऐसी अनयूजुअल बात हो। तो मेरा गमान यही है उनसे कि उनको ये नहीं मतलब है कि पसंद होगी ये बात। लेकिन हम चूँकि इस वक्त हुकूमत में है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल इसके ऊपर जो वो जिसने भी ये स्टेप लिया है ये गैर जरूरी स्टेप है और इसको विड्रा करना चाहिए। ऑफिसर जरूर यहाँ पे 19 का एक नहीं 10 भेज दें, हम उनको लगाएंगे 19 की पोस्टों के ऊपर। सरदार साहब, क्या आपकी लड़ाई बढ़ जाए, वफाक के पास ये इख्तियार है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को हटा सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिस तरह सूबों के अंदर बाद हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए वफाक काम करता है, 18 अमेंडमेंट के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में भी गैर मुस्तहकम करने के लिए वो अपने को स्टेप तो उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमें उन्हें दीवार के साथ लगाए हुए पैसे नहीं दे रहे और ये जो इकदाम उठा रहे, वो स्टेप उठा सकते हैं गैर मुस्तहकम करने के लिए। वो ऑलरेडी लेकिन मुझे ये लगता है इन बातों से कि ये गैर मुस्तहकम और क्या होगा इससे। ये वही चीज़ें हैं ना आपको पैसे दिए जाएँ, ऑफिसर आपको ऐसे दिए जाएँ और आपको इस तरफ लाया जाए, तो ये वो जो इकदाम हैं वो कर रहे हैं हमारे साथ। तो इससे बढ़ के और क्या आईनी तौर पे कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्टेप लिया जा सकता है हुकूमत हटाने का? उसमें यह है कि आईनी तौर पे वफाक के जो इख्तियारात होते हैं, इस वक्त दुनिया बड़ी चेंज हो चुकी है। अब जो पहले आईनी इख्तियारात जो वहाँ पे भी हमारे मुल्क में आपने देखा कि कई दफ़ा जब सिविल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है गवर्नर लग जाते हैं, लेकिन अब आपके पास जो है ना लोग इस चीज़ों को कबूल करने को तैयार है। गैर आईनी इक़दाम जो होते हैं, जब भी आप आइन को सस्पेंड करेंगे, कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे, कोई ऐसा रूल राज लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी गवर्नमेंट इस वक्त इस कैपेसिटी में। ठीक है सरदार साहब, मेरे ख्याल पहुंच गए हैं उस मुकाम पे, उस चोटी पे जहाँ पे आपका लोग इस वक्त भी रात के इस पैर में भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गालबन आप यहाँ जायजा लेने आए हैं कि कोई टूरिस्ट स्पॉट, कुछ लोग बता रहे हैं कि इतनी पहाड़ की चोटी पे कोई अब बड़ी चेयर लिफ्ट भी लगाने जा रहे हैं। लोगों से मिलते हैं, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा एक ऐसी चोटी पे जहाँ ये बताया जा रहा है, हमें लोगों ने बताया कि पहली बार कोई वज़ीर आज़म जो है इस इलाके में आए हैं। एक बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, अगरचे यहाँ पे भी वसाइल की कमी है, लेकिन एक हमने कैंपिंग देखी है,
मकामी एक शख्स ने यहाँ कैंप्स लगाए हुए हैं ताकि लोग टूरिस्ट यहाँ पे आएँ। आज़ाद कश्मीर में जगह जगह आपको ऐसे मकामात मिलते हैं जहाँ टूरिज़म के बड़े मौके मौजूद हैं और इसी को यूज़ करके आज़ाद कश्मीर की पूरी तकदीर बदली जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद। सरदार तनवीर इलियास साहब, इस जगह पे आप पहली बार आए, आपको क्या सूझी इतना मुश्किल सफ़र करके, इतना कठिन रास्ते में सड़क भी थोड़ी सी ख़तरनाक थी? सड़कें देखें, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले के होने के नाते सड़कें तो इस तरह की या इससे भी बहुत मुश्किल। इस जगह के ऊपर आने का मैं ये समझता हूँ कि जो टूरिज़्म पोटेंशियल मौजूद है वो आपने खुद देखा कि 7,500-8 हज़ार की हाइट के ऊपर जो टूरिज़्म पोटेंशियल मौजूद है। बच्चों को, बड़ों को आपने देखा कि जितने वो फ्रेंडली हैं, जितने वो बाहर से आने वालों को अपने सरों पे बैठाने को तैयार हैं और वो उनको जितनी अहमियत और रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोकल कल्चर है, ये जो खूबसूरती है, जो यहाँ का लैंडस्केप है, ये एक टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि टूरिस्ट यहाँ पे आए। वो इन लोगों की मेज़बानी, यहाँ का जो नेचर है, क्योंकि हमारे बड़े शहरों के अंदर लाइमस्टोन का फ्लेवर हम महसूस करते हैं, तो इस नेचर को एंजॉय करने के लिए तो गोया ये सड़क जो है ये जल्दी मुकामी लोगों को, टूरिस्टों को मिल जाएगी। हाँ, वो बिल्कुल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। सड़क इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जो टूरिज्म रिलेटेड बाकी फैसिलिटीज हो सकती है वो बुनियादी फैसिलिटीज यहाँ पे आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपनी एक्सपीरियंस करनी चाहिए नेचर में। ठीक। सरदार साहब, कश्मीर में हमने देखा जगह जगह टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमने छोटे छोटे मुल्क देखे जिनकी सारी इकानमी चलती है टूरिज्म के ऊपर, लेकिन क्या तवज्जो नहीं दी गई? आपकी हुकूमत क्या इसको अपनी तरजीह रखेगी ताकि अपना फंड आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसको रेज कर सके? फिर लोकल लोगों के हमने देखा कि यानी जिस जगह पे हम खड़े हैं, अभी आपसे भी लोग मिलने आए थे, लोगों का पानी बुनियादी मसला है, उनके घरों तक पानी नहीं पहुँचता। आम आदमी की मुश्किलात भी टूरिज्म को फ़रोग दे के कम हो सकती है। बुनियादी तौर पे ये बात जो है कि लोगों को इस तरफ ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ कि रुझान नहीं रहा। उसमें दो फैक्टर थे। एक तो गवर्नमेंट खुद भी चीज़ों के लिए, मैं ये समझता हूँ कि माजी में बहुत सारी चीज़ों को शायद ओवरलुक किया गया होगा, लेकिन इसके साथ जो लोकल हमारे नेटिव्स से रहने वाले थे, उन्होंने भी इस तरफ शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं की कि ये जो बन सकता था, जो एनवायरनमेंट बन सकता था। अब मैं आपको बताऊँ कि रावलाकोट में तोली पीर एक हमारा स्पॉट है जो पिछले 15 सालों में, या आप ये कह लें 18 सालों में, एक ऐसा टूरिस्ट के लिए एक ऐसी अट्रैक्शन बन चुका है कि वहाँ पे लोकल टूरिज़्म भी बहुत हो रहा है और मुल्क के दूसरी जगहों से भी लोग आते हैं। इसी तरह कुछ और ऐसे स्पॉट्स हैं कि जिसके लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। ये जो लास्ट हमारी छोटी ईद थी, चूँकि इसमें लॉन्ग वीकेंड आ गया था, शामिल हुआ छुट्टियों में, तो लोगों को 5-6 छुट्टियाँ मिल गई, तो आज़ाद कश्मीर की बहुत सारी सड़कें चौक हो गई थी और उससे लोगों का खुद भी अब रुझान बन रहा है, जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, कि वो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को ऑफ़र करें रहने के लिए। उसमें चूँकि जब लोग शहरों से बाहर आके, तो उनको रहने के हवाले से, टॉयलेट्स के हवाले से, ये बेसिक अगर नेसेसिटीज़ हो जाएं, तो मेरा ख्याल है बाकी वो नेचर को एंजॉय करना चाहेंगे। सरदार साहब, अब जिस मकाम पे हैं, ये बड़ा पुरफज़ा मकाम भी है, इस वक्त ठंड भी हो रही है, लोग मकामी भी आपको मिलने के लिए यहाँ काफ़ी देर इंतज़ार भी आपका करते रहे, इनके लिए आज आपका ऐलान क्या होगा? क्योंकि लोग रोज़गार चाहते हैं, लोग अपने इलाकों की तरक्की चाहते हैं, और आप जैसे वज़ीर-ए-आज़म से लोग तो करते हैं कि आप एक इनकलाब बर्पा करेंगे रोज़गार के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से, सियाहत के हवाले से। मकामी लोगों के लिए आज आपका ऐलान क्या होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पूरे आज़ाद कश्मीर के जो रहने वाले, इन सब की मुझसे एक्सपेक्टेशन है, और मैं कई दफ़ा खुद तन्हाई में बैठ के जिस चीज़ का मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में आऊँगा, डायरेक्ट कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करूँगा। मुझे जिस आदमी को इस्लामाबाद से सीटों की, नेशनल असम्बली की सीटों की ऑफ़र होती रही, पिंडी से तमाम बड़ी जमातें, और मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, और मुझे पार्टियां खुद ऑफ़र करती थी कि आप टिकट ले लें। मुझे सेनेट के लिए ऑफ़र होती रही। 2012 के अंदर एक बड़ी पार्टी ने मुझे ऑफ़र की कि जी डायरेक्ट हम, मैंने कहा जी नहीं, मैंने अभी सियासत नहीं करनी। तो उसमें यह कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, जो स्टेटस को के अगेंस्ट है, और हम इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक नई उम्मीद दी लोगों को, पाकिस्तान के रहने वालों को। यहाँ इस जगह के ऊपर जहाँ पे हम खड़े हैं, या आज़ाद कश्मीर के किसी दूसरे कॉर्नर के ऊपर, ये लोग जब मेरी तरफ देखते हैं, मुझे अपने कंधों के ऊपर एक बोझ महसूस होता है कि इनकी मुझसे तवक्को थी। मैं कोई ट्रेडिशनल रवायती किस्म का आदमी नहीं है, तो इनके लिए मैं क्या करके जा रहा हूँ। अभी मैंने कैंप से उठते हुए यही कहा था कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या करके जा रहा हूँ। देखिए, जो पानी की वो बात कर रहे हैं, पानी का पाइप लगाना या टंकी बनाना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है और लोगों का हक होता है। तो मैंने जब
कंपेन भी की पीटीआई के लिए आज़ाद कश्मीर में, और अपनी जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैंने जिस जगह पे गया, हम चूँकि यहाँ पे सियासत और अंदाज से होती है, तो हमारे लोग कहते थे कि जी हम कुछ और करते हैं, आप आके तो सारे हमारे किए किराए पे पानी फेर देते। मैं हर तकरीर में ये कहता था जी कि अगर आपको दूसरा कैंडिडेट मुझसे बेहतर लगता है आप उसको वोट दे दें। मैंने कहा मैं इतना आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपकी सरकारी स्कीम के ऊपर मैं कभी नज़र नहीं रखूँगा। दूसरा ये है कि ये जो नलका है, बिजली है, स्कूल की अपग्रेडेशन आप मांग रहे, तो ये तो आपके हुकूक है। एक छोटा सा बच्चा वहाँ खड़ा आपके लिए बैनर लेके खड़ा था, मैंने देखा, वो भी कहता है वज़ीर आज़म साहब मेरा आपसे मुतालबा है, मेरा स्कूल अपग्रेड कर दें। अब ये देखें ना, ये ऐसी चीज़ होती है कि इन बच्चों के हवाले से मेरे राइट साइड पे हमारे जो वज़ीर तालीम खड़े हैं और बाएं साइड पे वज़ीर प्लानिंग एंड मनसूबाबंदी। हम लास्ट टाइम नीलम जा रहे थे, हमारा बच्चियों का स्कूल था और बच्चियाँ, मतलब उस वक्त मैं मोस्ट सीनियर मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो बच्चियाँ खड़ी थी। तो मेरे लिए इंकशाफ ये हुआ, क्योंकि उस वक्त नई नई गवर्नमेंट हमारी आई थी, कि उन बच्चियों के स्कूल में सारे मेल टीचर थे। हमने वहाँ मौके पे ही ये हदायत जारी हमने बदल दिए सारे, हमने दीवान साहब ने बदले होंगे, ये चूँकि खड़े हैं। तो मैंने कहा जी कि बच्चियों के स्कूल में ख़वातीन को होना चाहिए, यहाँ पे मेल टीचर का बनता ही नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये यकीन दिला सकता हूँ आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को कि ये जो मैंने कमिटमेंट कंपेन में की थी, जॉब्स आपको उससे ज़्यादा मिलेंगी।